तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डैन बोल रहा होता है, तुम्हारे द्वारा इतनी तेजी से बनाई गई स्ट्रैटेजी कोई बुरा आइडिया नहीं था, और ऐसा लगता है कि तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया था। मैं वह हूँ जो स्वॉर्ड सेंट के कई हजार स्वॉर्ड पंखुड़ियों में से असली को ढूंढ पाया था। क्या तुमको सच में लगा था कि तुम बस उन 10 गुड़ियाओं के साथ मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तो ब्लैक पर्सन उसकी ओर देखते हुए कहता है, उसकी आंखें वह बिल्कुल ही वैसा है जैसा मैंने उस समय पर देखा था जब किंग ऑफ वार श्योरोंग को मारने के लिए गया था, और मैं बस उसे रोकने के लिए कहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाया था। मैं डेडली सोल कलेक्टर हूँ, जिसे गांगो में एक भयानक एक्जिस्टेंस माना जाता है, पर फिर भी मैं उस आदमी के खिलाफ एक भी कदम नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। किंग ऑफ वार से अभी भी मेरी दूरी बस एक कदम की है। मैं अगर कोशिश करता हूँ तो किंग ऑफ वार भले ही कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो इसे चकमा नहीं दे सकता। इसी के साथ वह उस पर अटैक करते हुए कहता है, किंग ऑफ वार उस दिन की यादें मेरे लिए नर्क के समान है, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तुम्हें इसके लिए भुगतान तो करना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी वह स्वॉर्ड वाली हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाती है, क्योंकि डैन ने उस पर अपने अटैक को किया होता है। हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स थंडर क्यू है, जिसके चलते वह बंदा एकदम से ही दूर जाकर गिरता है और काफी जोरों से चिल्ला रहा होता है अपने हाथ के इस तरह खत्म होने के कारण। वही डैन उसके पास जाकर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने सोचा था कि मुझ पर इस तरह के सरप्राइज अटैक काम करेंगे। यह कितना रिडिकुलस है। तुम्हारे लिए काफी समय हो गया है गांगो में सबसे पावरफुल का शैडो बनकर, जिसके चलते तुम सबसे स्ट्रांग होने के बहकावे में आ गए हो। पर क्या तुम सच में सबसे स्ट्रांग हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम उस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे और अपने बीच के स्किल के अंतर को जान पाते। लेकिन अब जबकि तुम्हें पता नहीं है कि हमारे बीच का अंतर कितना है, तो तुम एक बेवकूफ के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तो ब्लैक पर्सन कहता है, अपना मुंह बंद कर, मुझे इस तरह बेइज्जती करने से अच्छा मुझे मार डाल। जो सुन डैन कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम फिलहाल के लिए तो काफी यूजफुल हो। तुम पहले मेरे पपेट प्ले को बड़ी ही आसानी से रोकने में एबल थे, पर चलो अब देखते हैं कि क्या तुम अभी भी ऐसा कर सकते हो। तुम्हें मैं अपने साथ हुआंगबुक नेक के आखिरी पल दिखाने वाला हूँ। क्या तुम खुश हो? इसी के साथ डैन उसे भी अपने पपेट प्ले में डालते हुए कंट्रोल करने लगता है। आगे हम जोंगडोन सेक्ट के ओल्ड मैन को देखते हैं, जिससे कि कोई बोल रहा होता है, एक मिनट रुक जाओ। तो ओल्ड मैन उस ओर देखते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तो स्टेज पर डोंग आते हुए कहता है, आप हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते हो नॉर्थ युआन और पब्लिक वेलफेयर के। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तुम इस तरह की बातें क्यों करते रहते हो, जिसमें कि आयरन मार्शल एसोसिएशन के द्वारा पिछले 10 सालों में हासिल की गई अचीवमेंट को लेकर बात करनी चाहिए। साथ ही अगले 10 सालों के लिए आने वाली प्लानिंग को बनानी चाहिए। पर फिर भी तुम इस मीनिंगफुल मीटिंग में, जहाँ पर सभी वॉरियर गैदर हुए हैं, उसमें तुम कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट को कर रहे हो। साथ ही तुम उबाऊ भाषण भी काफी ही ज्यादा दे रहे हो, जिसके चलते यहाँ पर सभी को नींदें आ रही है। इसीलिए चलो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ और रीजन देता हूँ कि क्यों आयरन मार्शल एसोसिएशन को डिसबैंड कर देना चाहिए। हमारी चीजों को ज्यादा तेजी से करने से यह थोड़ा सा मजेदार हो जाएगा, और बेशक मुझे केवल अपने मुंह से बहस करना होगा, क्योंकि मुझे अपने मार्शल आर्ट स्किल का उपयोग करके जीतने का आत्मविश्वास नहीं है। उसकी इस तरह की बातों को सुन ग्रेट वॉल कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इमोर्टल स्वॉर्ड के सामने इस तरह बात करने की? क्या बच्चे तुम अपने दिमाग को खो बैठे हो, या फिर तुम पागल हो चुके हो? तो हेनान का स्वॉर्डमैन भी कहता है, डोंग फैमिली का पेट्रियार्च डांग ग्वांग इल, मैंने सुना है कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के सभी बुरे काम करता है, क्योंकि उसके पीछे मास्टर हुआंगबू का हाथ है, पर फिर भी उसकी जीत ने सीमा को पार कर दिया है। तभी डोंग कहता है, गांगो के सभी जूनियर जो कि पीछे खड़े हैं, उनके लिए सीट को प्रोवाइड नहीं किया गया है। इमोर्टल स्वॉर्ड को वन साइडेड लेक्चर देना बंद करना होगा। इसीलिए क्या तुम लोग मेरे साथ एक भयंकर बहस में भाग लेना चाहोगे? क्योंकि क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि कहना होगा जो हम चाहते हैं? जो सुन जेड फ्लावर ग्रुप का हेड कहता है,
वाइज टीचर, कब तक तुम इस बेवकूफ को वहाँ पर बकवास करने दोगे? पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली के होस्ट के रूप में तुम्हें जल्दी उस आदमी को वहाँ से हटाना चाहिए। साथ ही यह बंदा सुप्रीम चीफ होता है मैनजोक संग। उसकी इतनी तेज आवाज को सुन आयरन टैलेंट कहता है, अरे बाप रे, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे चलते मेरे कानों में दर्द होने लगी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ यंग वॉरियर बात कर रहे होते हैं। तो क्या हमें भी बोलने का अधिकार है? अगर ऐसा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हम आयरन मार्शल एसोसिएशन से रिलेटेड क्या चाहते हैं। अगर हमें आयरन मार्शल एसोसिएशन को डिसबैंड करना है तो यह हमारे लिए आखिरी मौका है। लेकिन जब इमोर्टल स्वॉर्ड अपने भाषण को दे रहा है तो हम बीच में नहीं जा सकते। हमारी हिम्मत नहीं है उन सारे लोगों की इस तरह की बातों को सुन। पीछे खड़ा ओल्ड मंक कहता है, उस बंदे ने आयरन मार्शल एसोसिएशन के पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली को बस कुछ ही शब्दों के साथ अराजकता में डाल दिया है। वह सच में कुटिल जीव का स्वामी है। तो कैप्टन कहता है, मुझे यकीन है कि आपने उसके बारे में पहले सुना होगा। वह सिचुआन में डोंग फैमिली का पैट्रियार्च है। मेरा मतलब है कि वो इतना बोल ही रहा होता है तभी वह हेल्थ इमोर्टल रिवाइव कोर्स काफी जोरों से गुर्राहट को निकालता है। जो देख कैप्टन डरते हुए कहता है, अब इसके साथ क्या गलत हुआ है? यह क्यों गुर्रा रहा है? इतना बोलने के बाद वह मॉन्क से दोबारा कहता है, मॉन्क जी, आपको वास्तव में पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में भाग लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन इमोर्टल स्वॉर्ड से एक विशेष अनुरोध के साथ हम आपको इस शर्त पर जाने देते कि मैं आपको स्कॉट कर दूंगा। इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जो सुन मॉन्क कहता है, तुम्हें इस चीज के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस खुद को शांत करो। ओ मानी, बाद में हम यह केवल इसलिए ऐसा एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मर्डरस हो रहा है, जो कि सबसे अधिक उस बच्चे डोंगवांग इल के अंदर से आ रही है। उसकी इतनी भारी एनर्जी निकालने के कारण मैं उस गंध को महसूस नहीं कर सकता हूँ जो मनुष्य आमतौर पर करते हैं। उसका अस्तित्व ही बेरंग और गंधहीन है, जो कि केवल उस यूनिक पॉइजन स्किल के कारण है जो सिचुआन के डैंग फैमिली पोजेस करती है। आगे वह सोचता है, क्या हमारा आयरन मार्शल एसोसिएशन में आना हेवन की इच्छा थी? उसी समय दूसरी तरफ ओल्ड मैन कहता है, पैटिया डोंग, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई में नहीं जानते हो कि तुम्हारा बयान मुझे शर्मिंदा करने का कारण बन सकता है? तो डोंग कहता है, यह बस अर्थहीन बयान है। जो सुन ओल्ड मैन सोचता है, क्या वह कुछ प्लानिंग कर रहा है? आगे वह डोंग से बोलता है, यदि तुम्हारे पास कोई दूसरी बात है बताने के लिए तो प्लीज इसे नियम के अनुसार कहना, एक बार जब मैं अपनी बात खत्म कर लूं तो। जिस पर डोंग कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया। बस तुम्हारे इस तरह मुझे घूरने से मेरे घुटने डगमगा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। इसीलिए आप प्लीज रुक जाइए और मेरे साथ बहस करना बंद करिए। तो ओल्ड मैन उससे कहता है, यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारे घमंड को बर्दाश्त करूंगा, इसीलिए अब इस चीज को और बिगाड़ना बंद करो और पीछे हट जाओ। उसी समय वहाँ पर वाइज टीचर आते हुए कहता है, यहाँ पर एक नियम है जिसके चलते मैं एक मॉडरेटर के रूप में किसी के भी स्टेटमेंट के बीच में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी जब सिचुएशन इस तरह बदल गई है तो मैं इंटरफेयर करता हूँ। आगे वह डोंग से कहता है, पैट्रियार्च डोंग, पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली के अपने नियम है, इसीलिए तुम्हारे पास भी अपने बात को करने का समय आएगा। आयरन मार्शल एसोसिएशन को सपोर्ट करने वालों के बाद तो प्लीज इंटरप्ट करना बंद करो और अपनी बारी का इंतजार करो। जो सुन डोंग कहता है, यह नियम, भले ही मैं कोई ऐसा व्यक्ति था जो 10 साल पहले पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में भाग लेने के लिए योग्य नहीं था, पर फिर भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जिस नियमों के बारे में बात कर रहे हो वह उस समय पर मौजूद नहीं था। इसके रिप्लाई में वाइज टीचर कहता है, बेशक यह सच है, उस समय पर कोई भी क्लियर नियम नहीं थे, लेकिन चूंकि पावरफुल वॉरियरों के बीच निहित सहमति है तो इसलिए हम इस बैठक में भी उस नियम का पालन करेंगे। जो सुन वहाँ पर कोई दूसरा आते हुए कहता है, निहित, अगर यह कुछ ऐसा है जो कभी भी किसी को नहीं बताया गया है तो तुम इसे एक समझौता कैसे कह सकते हो? इसके अलावा जो हमने 10 साल पहले किया था उसका मतलब यह नहीं है कि हम इस साल भी वही करेंगे। ऐसे नियम जिसे कभी भी कोई भी स्वीकार नहीं किया उसका पालन करना रिडिकुलस हास्यास्पद से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उस बंदे को देख वाइज टीचर कहता है, डिवाइन स्ट्रेटेजिस्ट, इस फैक्ट को देखते हुए उसने अपने कदम को रखा है, मुझे पूरा यकीन है इसके बाद भी कुछ और होगा। अभी वह बंदा कहता है, अरे बाप रे वाइज टीचर, प्लीज मेरी तरफ इस डरावने लुक से देखना बंद करो। मैंने किसी भी बात को घुमाने के लिए अपने कदम को नहीं उठाया है, जो कि फैमिलियों जैसे छोटी फैमिलियों की हिम्मत नहीं है हायर अप्स के अफेयर्स में टांग अड़ाने की। मैं इस तरह एक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता हो रही है। डांग
गांगो के भविष्य को लेकर मुझे लगता है कि पैट्रियार्च डोंग जैसे यंग आदमियों को आगे बढ़ने देना चाहिए, जो कि गांगो को फ्यूचर में लीड करने वाले होंगे। उन सभी की बातों को सुन साइड में बैठा हुआ हुआंग वोगुनैक का बेटा हंसते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ग्रेट इमोर्टल स्वॉर्ड बस कुछ ही शब्दों से इतनी आसानी से रुक गया। यहाँ तो कम्प्लीटली मैच मच चुका है। जिसके बाद वो अपने पीछे वाले पर्सन से कहता है, अगर भी अपने मुंह को इतनी ऊर्जा के साथ तुमको क्या लगता है हम वो प्राप्त कर पाएंगे जो हम चाहते हैं बिना किसी मुसीबत के? तो वो बंदा कहता है, वे सिर्फ किंग ऑफ वार को मारने के लिए ये कर रहे हैं। और मैं बता दूं यह बंदा मेयोंगुन स्योंग होता है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है यहीं पर। और प्रांजल बेनीवाल, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो शुक्रिया आपका, आपकी वजह से सभी को एक और नए एपिसोड को एंजॉय करने का मौका मिला।